आज जो करने जाएंगे वो है डेफिनेट इंटीग्रल। तो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पहले ही मैंने थोड़ा सा बता चुका हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल यही दो टाइप के इंटीग्रेशंस होते हैं। डिफरेंस यही है कि डेफिनेट इंटीग्रल का एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू होगा, जैसे इनडेफिनेट में एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता था c, लेकिन डेफिनेट में जस्ट एक कांस्टेंट, एक वैल्यू निकल के एक आंसर आएगा, तो डेफिनेट एक वैल्यू मिलेगा यहाँ पर। तो डेफिनेट इंटीग्रल को लिखते ऐसे हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है, सो वी राइट डेफिनेट इंटीग्रल इन लाइक दिस। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इसको इनडेफिनेट करते हैं। अब इसको डेफिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अपर लिमिट दे देंगे, कुछ भी अपर लिमिट b डाल दिया यहाँ पर, और एक लोअर लिमिट a। तो इसको कहते हैं लोअर लिमिट और इसको कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो ये बन जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल। तो ऐसे करके एक्सप्रेस करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल को। अब डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चंस को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक है एज अ लिमिट ऑफ सम और एक है ऐसे करके जो बेसिक फॉर्म होता है यूज़ करके। तो फर्स्ट थिंग आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है लिमिट ऑफ सम के बारे में, देन बाद में इसको कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, तो डेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअली होता क्या है। तो सपोज यहाँ पर मैं एक फंक्शन ड्रॉ किया, तो ये एक फंक्शन ड्रॉ किया। तो फंक्शन ड्रॉ करने से a से लेकर b तक मैं इसका इंटरवल ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पर तो a अगर है तो ये x चेंज होगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ dx है, तो उसका मतलब x के अक्रॉस में चेंज है। तो द रेंज जो है वो है a से लेकर b तक। तो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन by the function fx and the lines x equal to a and x is equal to b। तो ये है डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल से मुझे ये वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। किसका, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन बाय द फंक्शन एंड द लाइन्स x equal to a and x equal to b। ओके, तो इसी एरिया को मुझे निकालना है एज अ लिमिट ऑफ सम करके। तो वो कैसे निकालेंगे, तो फिर से मैं इस एरिया को ड्रॉ करना चाहूँगा। अब लिमिट ऑफ सम एक्सप्लेन करने के लिए वैसा ड्रॉ करूँगा। तो फर्स्ट थिंग, मैंने फंक्शन ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर मेरा दिस इज़ माय फंक्शन। नाउ यहाँ पर a और यहाँ पर b। अब लिमिट ऑफ सम के लिए हम क्या करेंगे, तो ऐसे तो ये कर्व जैसा बन रहा है, तो लेकिन ये कर्व, ये जो पोर्शन है, इसका हम लोग एरिया का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज या तो हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, या तो हम लोग सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर करके, या तो हम लोग स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं साइड स्क्वायर करके। लेकिन ये जो कर्व है इसका कोई पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है, तो ये कोई पर्टिकुलर फिगर नहीं, जैसे ट्रेपीजियम होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होता है, तो पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है, तो इसीलिए इसका कोई डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला नहीं है। तो अगर उन सब कर्व जिसके डायरेक्ट कोई एरिया का फॉर्मूला नहीं होता है, तो उन सब कर्व्स का एरिया हम लोग यही डेफिनेट इंटीग्रल की मदद से निकालते हैं। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये जो रीजन है a से लेकर b तक, द अनबाउंडेड रीजन, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे रेक्टेंगल्स बना के ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल हो गया, दूसरा और एक रेक्टेंगल हो गया। तो ऐसे करते इक्वी विड्थ, मतलब इन सब रेक्टेंगल का जो विड्थ होगा वो सेम ही रहेगा। तो ऐसे करके हम लोगों ने कुछ रेक्टेंगल्स में इसको ब्रेक कर लिया, इस रीजन को। अब मैं अगर बोलूँगा, अब रेक्टेंगल का तो एरिया निकालना इजी है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो रीजन है ए से लेकर बी तक जो फंक्शन ने बाउंड किया है, तो ये रीजन को मैं 1 2 3 4 5 ये 5 रेक्टेंगल से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो अगर मैं ये 5 रेक्टेंगल्स का एरिया निकाला, 5 रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के उनको ऐड किया, तो मैं देख रहा हूँ उसका जो एरिया हो रहा है वो ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, जो एक्चुअल एरिया
होता है उससे कम होता है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं एक काम करने जाऊंगा, अब मैं यहाँ पर इसी अब रेक्टेंगल्स का नंबर्स अगर मैं बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, तो इफ़ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स देन व्हाट हैपेंस, तो तब जो होता है कि यहाँ पर अब मैं देखूँगा कि अगर रेक्टेंगल्स का नंबर मैं बढ़ाया तो मेरा जो अप्रॉक्सीमेशन है, जो एरिया का अप्रॉक्सीमेशन है, वो और अच्छा तरह और नियर अबाउट आएगा और अच्छा वैल्यूज़ देगा, बिकॉज अब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया यूटिलाइज हुआ है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर मैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज़ कर दूँ तो मेरा जो वैल्यू होगा, जो सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स होगा, वो लगभग इक्वल टू द डेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो रीजन है, रीजन बाउंडेड बाय एफ एक्स एंड एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी, इस रीजन को हम लोग n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे कि उसका पहला जो टर्म होगा वो x0 और जो लास्ट वाला होगा वो xn बन जाएगा, ठीक है। x0 x1 x2 x3 ऐसे करते चलते रहेगा। तो x0 दैट इज इक्वल टू a। अब नेक्स्ट वाला जो होगा वो है x1, नेक्स्ट वन होगा x1, फिर आएगा x2, फिर आएगा x3। तो ऐसे करते करते हर एक पॉइंट पे तो आखिर में आ जाएगा xn। तो बिकॉज हम लोग ने n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स लिया है। अब ये x0 हो जो है, तो ये x0 क्या बन जाएगा, ये तो a है एंड x1 विल बी व्हाट। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो स्पेसिंग है रेक्टेंगल का, जो विड्थ है वो सेम इक्वल होना चाहिए। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो विड्थ है इसको मैं h ले लिया, तो x1 जो है वो क्या है, a से h ज़्यादा है, तो x1 हो जाएगा a प्लस h, फिर x2 हो जाएगा, अब x2 जो है वो x0 से दो h ज़्यादा है 2h, तो ये बन जाएगा a प्लस 2h, फिर x3 क्या बन जाएगा a प्लस 3h। तो ऐसे करते करते xn जो है, जो लास्ट है xn इज इक्वल टू b, तो ये बन जाएगा a प्लस एन एच, ठीक है। तो एक चीज़ ठीक से अगर मैं देखूंगा तो यही नोट होता है कि b माइनस ए अगर करूंगा तो यहाँ पर n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है और n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का वेट कितना है h, तो ये b माइनस ए विल बी इक्वल टू एन एच। एंड वैसा ही कुछ आया कि यहाँ पर xn का वैल्यू कितना है, a प्लस एन एच आया है, और a प्लस एन एच इज इक्वल टू अगर b पुट करूँगा, अगर मैं a प्लस एन एच इज इक्वल टू b पुट करूँगा तो यहाँ पर b माइनस ए इज इक्वल टू एन एच आ जा रहा है। तो b इज़ द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, a इज़ द लोअर लिमिट, n इज़ द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स वी आर टेकिंग, और h इज़ द विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल्स। तो यहाँ पर अगर मुझे h का वैल्यू निकालना हो तो ये बन जाएगा b माइनस ए डिवाइड बाई n। तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, मैं कि जितना मैं रेक्टेंगल्स बढ़ाऊंगा, द ग्रेटर द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, द बेटर द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स टू द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। तो जितना ज़्यादा रेक्टेंगल्स होंगे उतना वैल्यू मेरा उतना अच्छा वैल्यू मेरा निकल के आएगा। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रेक्टेंगल कंसिडर करना। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा रेक्टेंगल कैसे कंसिडर करूँगा, तो फर्स्ट थिंग ज़्यादा से ज़्यादा रेक्टेंगल तभी कंसिडर होगा जब ये जो एज का वैल्यू है ज़ीरो की तरफ जाएगा, मतलब एज टेंस टू ज़ीरो, बिकॉज जितना ज़्यादा रेक्टेंगल होगा उतना जो रेक्टेंगल का स्पेसिंग होगा वो कम होना चाहिए। बिकॉज द मोर, जैसे कि स्टार्टिंग में ही देखो हम लोगों ने कितना लिया रेक्टेंगल लिया था, यहाँ पर 5 रेक्टेंगल लिया था, तो उसका गैप देखो कितना ज़्यादा है। लेकिन नाउ अब जब गैप मैंने छोटा किया तो नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स बड़ा है, तो गैप छोटा हो चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स बढ़ाऊंगा तो उतना ही उसका जो गैप है, विड्थ है, वो छोटा होते जाएगा। तो इसी को मैं एक्सप्रेस करूँगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो करके। लिमिट h टेंस टू ज़ीरो करने का मतलब ये है कि जो स्पेसिंग है वो जितना हो सके छोटा हो सके हम लोग करूँगा। द स्पेसिंग इज़ वेरी 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 स्मॉल, तो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, दैट्स व्हाट डिफाइंस। अब जो करेंगे वो है, मुझे अब सारे एरियाज़ को मुझे ऐड करना है, हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है।
तो हर एक रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया मुझे पता है इट इज़ नथिंग बट द विड्थ इनटू द लेंथ होता है। तो हर एक का तो विड्थ h होता है, तो उसके बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं है, तो वो h लिख दिया। अब पहला वाला रेक्टेंगल जो फर्स्ट रेक्टेंगल दिख रहा है, तो उसका एरिया अगर मुझे निकालना हो तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ समझने के लिए छोटा सा एक बनाता हूँ यहाँ पर। तो सपोज़ ऐसा कुछ है, तो सपोज़ इसका एरिया अगर मुझे निकालना हो तो क्या होगा, तो पहला वाला रेक्टेंगल का मुझे एरिया निकालना है, तो इसका विड्थ मुझे पता है, वो विड्थ तो h है, द विड्थ इज h, लेकिन इसका हाइट कितना है। अब ये जो हाइट है ये फंक्शन का पॉइंट को ये टच कर रहा है, तो ये हाइट जो है ये बन जाएगा एफ ए, बिकॉज द पॉइंट इज ए इन हियर, एक्स इक्वल टू ए, तो ए पॉइंट पे एफ एक्स टच कर रहा है, फंक्शन को टच कर रहा है, तो वो बन जाएगा एफ ए। तो एच इंटू एफ ए, ये तो आपको पहला रेक्टेंगल का जो हाइट है, लेंथ है, वो मिल चुका है। तो लेंथ इंटू विड्थ, ये पहला रेक्टेंगल का वैल्यू। अब दूसरा रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, प्लस एच एफ ऑफ x1 होगा, जैसे पहले वाला x0 है तो ये जैसे x0 है। अब नेक्स्ट रेक्टेंगल मतलब ये वाला रेक्टेंगल के लिए इसका हाइट जो है, तो इसका हाइट ये वाला हाइट होगा, और ये नहीं रहेगा, अब ये वाला हाइट हो गया, बिकॉज इट इज टचिंग एट दिस पॉइंट। तो अब जो है, तो अब हो जाएगा a प्लस एच, नेक्स्ट वाले के लिए a प्लस एच, देन प्लस फिर से h आएगा f ऑफ, अब नेक्स्ट x2 होगा, तो ये बन जाएगा a प्लस 2h। तो करते करते ये हो जाएगा h f ऑफ a प्लस एन एच। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा द इंटीग्रेशन का बाय लिमिट्स ऑफ सम। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको हमें याद करना है। अभी ये लास्ट वाला मैं टर्म देखता हूँ, क्या ये सही है ना। लास्ट में जब मैं करते करते मैं लास्ट तक जाता हूँ तो मेरा रेक्टेंगल यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो रेक्टेंगल अगर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो मेरा लास्ट में तो ये पॉइंट आ ही नहीं रहा है। तो अगर ये नहीं आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है a प्लस एन एच नहीं आएगा। तो कौन सा आएगा, जो लास्ट टर्म है उसके प्रीवियस टर्म, मतलब ये हो जाएगा दिस वन विल बिकम a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये a प्लस एन माइनस वन इंटू एच होगा, a प्लस एन एच नहीं होगा। a प्लस एन एच मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट जो रेक्टेंगल है वो फंक्शन को टच ही नहीं कर रहा है x इक्वल टू बी पॉइंट पे, तो a प्लस एन एच नहीं आएगा। तो उसका ठीक प्रीवियस पॉइंट दैट इज ये x ऑफ n माइनस वन, ये वाला पॉइंट आएगा। यहाँ पर कम रेक्टेंगल्स लिया गया है, लेकिन एक्चुअल में तो n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होते हैं, तो इसीलिए ये है फॉर्मूला। अब बात जो है हम लोग को ये सोचना है कि ये अब ये एज को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, अब मैं इन टर्म्स ऑफ n निकालना चाहता हूँ ये वैल्यू। तो यही फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ n जो है वो क्या हो जाएगा, लिमिट, जैसे कि h टेंस टू 0 मतलब जो गैप है वो छोटा हो रहा है। अब गैप छोटा होने का मतलब क्या, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बड़ा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मैं h को n में रिप्लेस करना चाहता हूँ तो n टेंस टू इन्फिनिटी बन जाएगा। अब h की जगह पे मैं लिख दूंगा b माइनस ए बाई एन, और सब में से b माइनस एच कॉमन ले सकते हैं, तो वैसे ही सब में से हम लोग b माइनस ए बाई एन कॉमन ले सकते हैं। तो सब में से अगर b माइनस ए बाई एन कॉमन लिया तो ये बन जाएगा f ऑफ a प्लस एफ ऑफ a प्लस b माइनस ए बाई एन प्लस एफ ऑफ a प्लस 2b माइनस ए बाई एन प्लस डॉट डॉट एफ ऑफ a प्लस n माइनस वन b माइनस ए बाई एन। तो ये है हमारा बेसिक फॉर्मूला फॉर लिमिट ऑफ सम्स, इसीलिए इसको लिमिट ऑफ सम कहते हैं। तो लिमिट हम लोग का क्या कर रहे हैं, सम्स का, कुछ सम है यहाँ पर, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, तो उनका लिमिट कर रहे हैं। लिमिट करने का मतलब क्या है कि हम लोग उसका एक्सट्रीम एक वैल्यू निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि n टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रेक्टेंगल कंसिडर कर सकते हैं, तो वो कंसिडर करने से कि मेरा एरिया का वैल्यू कितना आएगा। तो ऐसे करके हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, देन विल
ट्राई टू सॉल्व। सो जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड देखने दो। सो क्वेश्चन नंबर 1 वो जनरल फार्मूला ही है, तो वो तुम्हें आराम से बुक में तो मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो 2 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 5 0 x + 1 dx। तो ये मेरा इंटीग्रेशन है, तो इसको मुझे करना पड़ेगा एज लिमिट ऑफ सम्स। अब क्वेश्चन में अगर बोलेगा लिमिट ऑफ सम्स, उसका मतलब लिमिट ऑफ सम्स करके करना है, तुम्हें वो बेसिक सा नहीं कर, तुम दूसरा तरीका नहीं यूज़ कर सकते। तो लिमिट ऑफ सम अगर करना होगा तो मैं पहले ये सोच लूँगा यहाँ पर b और a का वैल्यू क्या है। तो हियर a = 0 एंड b = 5। तो यहाँ पर a का वैल्यू 0 है और b = 5 हो गया, तो ये लिख लूँगा। उसके बाद मुझे देखना है यहाँ पर एज का वैल्यू निकालना है। एज का मतलब स्पेसिंग होता है, तो मुझे पता है NH = b - a। तो देयरफॉर H = b - a का मतलब 5 - 0 दैट इज़ 5/n। तो ये पुट कर दिया H = 5/n। अब हमेशा हम लोग स्पेसिंग को इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, हम लोग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इम्पोर्टेंट देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, इसको नहीं यूज़ करना है। तो वी गोना यूज़ दिस वन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो क्या बन जाएगा, तो बाय डेफिनेशन, तो यहाँ पर हम लोग को ये मेंशन करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ये वाला। सो एक सेकेंड, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है कि a + n - 1 × h, तो ये वाला फॉर्मूला, एक सेकेंड, सो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 x + 1 dx। तो ये क्या बन जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब b - a/n, तो इसके जगह पे मैं लिख दूंगा 5/n, फिर fa। तो fa का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 0, लोअर लिमिट 0 है, और मेरा फाइनल पॉइंट क्या है 5। तो ये बन जाएगा f(0) + f(, तो 0 + b - a/n, b - a/n का मतलब 5/n, तो ये मैं लिख दूँगा डायरेक्ट से 5/n। तो वो 0 प्लस ही हो रहा है, तो वो लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो 2 × 5/n, ये बन जाएगा 10/n। तो ऐसे करते करते हमें मिलेगा यहाँ पर f(5n - 1/n)। तो ये मेरा लगभग एक लिमिट आया है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर तो जगह नहीं है, तो लेट मी टेक दिस वन इन द न्यू पेज और इसको सॉल्व करते हैं। तो अब कैसे करेंगे, तो फर्स्ट थिंग मुझे जो निकालना है वो f(0) का वैल्यू निकालना है। तो f(0) क्या हो जाएगा ना, fx जो है वो क्या है, x + 1 है, तो f(0) क्या हो जाएगा, तो f(0) यहाँ से बन जाएगा 0 + 1 दैट इज़ 1। तो ये बन गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5/n, तो ये बन जाएगा 1, फिर प्लस, अब f(5/n) ये क्या बनेगा, fx अगर x + 1 है तो f(5/n) ये बन जाएगा 5/n + 1, फिर ये बन जाएगा 10/n + 1। तो ऐसे करते करते हमें मिलेगा 5n - 1/n + 1। तो ये आया। अब हम यहाँ पर ये नोट कर रहे हैं यहाँ पर कितना 1s है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर n नंबर ऑफ 1 इज़ देयर। तो अगर n नंबर ऑफ 1 है तो मैं ये बना दूंगा, इसको बन जाएगा वो n। अब बाकी के जो टर्म है 5/n, 10/n, 15/n आएगा,
तो और 5n-1/n, इन सब में क्या कॉमन है, 5/n कॉमन है। तो 5/n अगर कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n-1, ऐसा कुछ बनेगा। अब इसका फॉर्मूला हम लोग ने क्लास 11 में सीखा है। द फॉर्मूला ऑफ दिस थिंग, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला था n × n+1/2, लेकिन यहाँ पर n-1 टर्म्स है तो इसलिए n की जगह पे जस्ट n-1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5/n n प्लस 5/n इंटू n/n-1/2। तो यहाँ से अगर मैं n और n काटता हूँ तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5/n n प्लस 5n माइनस 5/2। तो अब अगर मैं वो 5/n बाहर वाला 5/n को अंदर अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5/n इंटू n, दैट कम्स आउट टू बी 5। तो प्लस और इधर आ जाएगा 25n माइनस 25 डिवाइड बाई 2n। तो ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 प्लस 25/2 माइनस 25/2n। तो इनका लिमिट निकालना है। तो अगर देखूंगा, मुझे पता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अगर कोई भी चीज़ अगर बहुत एक बड़ा n टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, n का जो वैल्यू है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बहुत ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा अगर मैं जितना डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा करते रहूँगा तो 1/that थिंग विल बी इक्वल टू 0। तो ये जो 25/2n है, तो n सिंस इट्स वेरी वेरी बिग, तो 25/2n जो है वो 0 बन जाएगा। तो 5 + 25/2, सो लगभग 35/2, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय एज लिमिट ऑफ सम्स। ओके, तो और एक क्वेश्चन करते हैं। तो लेट मी डू क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6, सो 6, अच्छा 6 की जगह पे 3 करते हैं पहले। सो 3 क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 4x प्लस e⁻²x dx। तो अब इसको करना कैसे, फर्स्ट थिंग b का वैल्यू कितना है, हियर b इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 0। तो जो स्पेसिंग है h वो बन जाएगा b-a/n, दैट इज 4/n। तो ये बन गया स्पेसिंग। तो बाय डेफिनेशन, तो वो फॉर्मूला लिख लेना यहाँ पर। तो बाय डेफिनेशन हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 4x प्लस e⁻²x dx इज इक्वल टू, तो डेफिनेशन की मदद से इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो जो एस था हम लोग कॉमन लेके लिख ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये बन जाएगा b-a, डायरेक्ट लिखते हैं, लेट्स नॉट राइट b-a, तो b-a/n की जगह पे 4/n। फिर यहाँ पर जो लिखूँगा वो है फंक्शन का स्टार्टिंग वैल्यू f ऑफ a होता है, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से। तो f0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h होगा, लेकिन h की जगह पे 4/n प्लस f ऑफ 0 प्लस 2 × 4/n मतलब 2h होगा, तो 8/n। तो ऐसे करते करते f ऑफ 0 प्लस nh नहीं आएगा क्योंकि लास्ट टर्म नहीं होता है, तो n-1 8/n। तो ये हो गया। अब इसका मुझे वैल्यूज निकालना है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4/n, f0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो f0, अब fx जो है वो है x प्लस e⁻²x। तो f0 का मतलब x की जगह पर 0 तो 0, तो x तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस तो मतलब f ऑफ 4/n, तो f ऑफ 4/n इज व्हाट, 4/n
प्लस ई टू द पावर 8/n प्लस 8/n प्लस ई टू द पावर 16/n प्लस डॉट डॉट, तो ये बन जाएगा 8n-1/n प्लस ई टू द पावर 16n-1/n। तो ऐसा कुछ आया। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर 4/n कॉमन लिया तो क्या होगा, तो वी हैव लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 4/n 1 प्लस 4/n कॉमन लिया तो पहला वाला टर्म 1, दूसरा वाला 2, 8/n से 4/n कॉमन ले रहा हूँ तो ये 2 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते मुझे मिलेगा अच्छा ये तो 8/n नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गया, ये वाला 4/n होगा, ये 8/n n, अच्छा वो तो सही है, ये वाला इट कैन नॉट बी 8/n, तो ये तो होगा 4/n, सॉरी अब ठीक है, 4/n का मल्टीपल है बिकॉज द स्पेसिंग इज 4/n, तो a प्लस n-1 इंटू h, तो h का वैल्यू 4/n है, 8 नहीं होगा, तो 4n-1/n प्लस, हाँ अब ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट वाला जो टर्म होगा वो n-1 आ जाएगा। एंड अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ दूसरा टाइप का टर्म्स है, 8/n प्लस e टू द पावर 16/n प्लस डॉट डॉट e टू द पावर 4n-1/n। तो इनको मैं थोड़ा देर बाद देखता हूँ, तो पहले इनको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 4/n, तो 1 प्लस यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला इंटू n इंटू n-1/2। अब इन सब में से कुछ कॉमन है, दैट इज प्लस e टू द पावर 4/n कॉमन है, तो e टू द पावर 4/n अगर ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा e स्क्वायर, देन वी हैव, एक सेकेंड, 216, अच्छा ये वाला सॉरी ये वाला 8 होगा, दिस वन विल बी 8, ये वाला 8 होगा, 2n है तो 2 इंटू 4 ये वाला 8 होगा, सॉरी गलती, हाँ ये वाला 8 होगा। तो हम लोग जो कॉमन लेंगे यहाँ पर 8/n कॉमन लेंगे, सो 8/n अगर कॉमन लिया तो ये बन जाएगा e टू द पावर 1 प्लस e स्क्वायर प्लस डॉट 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 e टू द पावर n-1, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो इसको जब मैं देख रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखा रहा है 2, 4, 8, 16, तो यहाँ से हम लोग जीपी का याद आ रहा है कि एवरी सिंगल टर्म की दूसरे अगर नेक्स्ट टर्म मुझे निकालना हो तो मुझे एक कॉमन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जीपी का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स का वो क्या था मुझे याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा 4/n 1 प्लस n गया 2 गया, तो ये बन जाएगा 2n-1। तो जीपी का जो फॉर्मूला था वो है 1 अच्छा यहाँ पर ई तो बड़ा है, तो द फॉर्मूला वाज a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट 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 AR टू द पावर n। तो ये जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा a इंटू r टू द पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। तो ये फॉर्मूला तब होगा जब r का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर दैन 0 होगा, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर e का जो वैल्यू है वो जो कॉमन रेशियो है वो e है और जो फर्स्ट टर्म है वो भी e है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर होगा e
अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। यहाँ पर ई टू द पावर 8 बाई एन अगर कॉमन लिया तो ये बन जाएगा ई टू द पावर 8 बाई एन इंटू ई ज़ीरो। और यहाँ से अगर मैं ई टू द पावर 8 बाई एन कॉमन लिया, अच्छा ये कॉमन लेने का ज़रूरत ही नहीं है, बेकार का कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं, लेट्स नॉट टेक कॉमन, तो वो डायरेक्ट हम लोग वो फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। कॉमन लेने का ज़रूरत नहीं है, बेकार का झमेला यहाँ पर लेके फ़ायदा नहीं है, सो विल नॉट टेक कॉमन। तो कॉमन लेने का एकदम ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट जीपी का फॉर्मूला यूज़ कर दूँगा। क्या क्या ज़रूरत है कॉमन लेने का, तो पहला जो टर्म है वो 8/8 है, तो मैं लिख दिया 8/8 इंटू, अब यहाँ पर कॉमन रेशियो जो है, सो कॉमन रेशियो इज सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो 8/16/n डिवाइड बाई 8/8 अगर करेंगे तो ये बन जाएगा। तो कॉमन रेशियो तुम्हारा आ रहा है, तो 16/n माइनस 8/n, तो वो भी तुम्हारा 8/n ही होता है, तो कॉमन रेशियो भी 8/8 है, तो 8/8 होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई e टू द पावर 8/n माइनस 1, तो r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, तो यही फॉर्मूला, बिकॉज n टर्म्स आर देयर, यहाँ पर n टर्म्स है। तो अब जो करेंगे तो ये हो गया। तो नेक्स्ट थिंग, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 4/n, तो 1 प्लस 2n माइनस 2, तो ये होगा e टू द पावर 8/n डॉट, तो यहाँ पर e टू द पावर 8 माइनस 1 डिवाइड बाई e टू द पावर 8/n माइनस 1, तो ऐसा कुछ आया। अब नेक्स्ट थिंग जो हम लोग करेंगे वो है, इसको अभी अब लिमिट निकालेंगे हम लोग इसका। अब तो ध्यान से देखो कैसे लिमिट निकालते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ लिखते हैं। सो लिमिट निकालने के लिए तो मैं डायरेक्ट अभी क्या करूँगा, 4/n से मल्टीप्लाई कर दूँगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 4/n से मल्टीप्लाई किया तो 4/n, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1, और यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ के रखता हूँ पहले, e टू द पावर 8/n डॉट e टू द पावर 8 माइनस 1 डिवाइड बाई e टू द पावर 8/n माइनस 1, तो ना अभी 4/n मल्टीप्लाई किया तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 4/n मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये बन गया 8, फिर आया माइनस 4/n, फिर यहाँ पर आया प्लस 4/n e टू द पावर 8/n e टू द पावर 8 माइनस 1 e टू द पावर 8/n माइनस 1, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो फर्स्ट थिंग मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रहा है 8 और माइनस 4/n जो है वो तो ज़ीरो बन जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 8 आएगा, 8 बाहर निकल के आएगा, तो ये जो पोर्शन है ये ज़ीरो बन गया। अब इसका मुझे निकालना है, तो इसका लिमिट निकालने के लिए प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसको यहाँ पर e टू द पावर 8 माइनस 1 ये जो है ये तो कांस्टेंट है, इसको मैं कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, और e टू द पावर 8/n इसको भी कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है e टू द पावर 8/n माइनस 1 डिवाइड बाय, अगर मैं इसको ये जो 4/n है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको 8/n ऐसे करके लिखता हूँ, यहाँ पर 2 कर दिया, तो ये 4/n को इसके नीचे कर दिया, जैसे कि मैं करता हूँ कि सपोज़ 2 इंटू 3 है तो इसको मैं 2 डिवाइड बाई 1/3 ऐसे लिख सकता हूँ। तो वैसे ही ऊपर में जो 4/n है तो उसको मैं
नीचे करके 8/n लिख दिया, तो ये बन गया 8 प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पर आ रहा है 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 8/n, बिकॉज इसका लिमिट हमें पता है ये 1 होता है, बिकॉज यहाँ पर लिख दूंगा सिंस लिमिट h टेंस टू 0 h माइनस 1 डिवाइड बाई h दैट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी अगर n के वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करूँगा तो 8/इन्फिनिटी ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। तो 8 प्लस 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये है आंसर। और इसको मैं सिंप्लीफाई करके भी देख सकता हूँ, 16 प्लस 8 माइनस 1/2, तो 8 माइनस प्लस 15/2, तो ये है आंसर।